वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 8 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। चौथे चरण का मध्य प्रदेश में चुनाव था और आज 8 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया थी मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों पर 4 चरणों में संपन्न हो चुकी है। हम चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा से नेहा बग्गा जी जुड़ी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस चर्चा का हिस्सा है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, 4 चरणों में 29 सीटों पर पूरी तरह से अब जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब नतीजे 4 जून को पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे कि जनता का रुझान किस ओर था। लेकिन बीजेपी के संदर्भ में हम बात करें तो कैसा रहा पूरा चुनाव, किस तरह से देखती है? जी नेहा जी। नेहा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? पार्टी ने जिस पे चुनाव लड़ा था वो मोदी जी की गारंटी है। चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे सनातन का परचम हो या विश्व में भारत की साख हो। और जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फेज है जिसमें 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहीं से आते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से महिला में चाशनी ढूंढने का प्रयास किया और जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया ने अपने मुस्लिम लीग कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा के कहा कि जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जो उनके वचन पत्र में कहीं पर भी नहीं है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस किस राह पर चल रही है। पर जो ये महिलाओं का अपमान है बार बार, जो उनके अधिकारों को मारने की और उनको मानसिक शारीरिक शोषण के जो कांग्रेस पार्टी की प्रथा है, 50% की आबादी बहुत बढ़ चढ़ कर निकली है और निश्चित तौर पर उन्हें जवाब देगी क्योंकि एकमात्र ऐसी सरकार चली है पिछले 10 सालों में जो विमेन सेंट्रिक नाम होके विमेन लेड गवर्नमेंट जिसने चलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर पहली कोई बात कही तो इज्जत घर उपलब्ध कराने के लिए शौचालय निर्माण की बात की, वहां से उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात हुई, नल के माध्यम से जल की बात हुई, महिलाओं के अधिकारों की बात हुई और प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करके उनके मालिकाना हक से लेकर जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, वो भी 75 साल के बाद देश को आजाद हुए। तो मैं ये मानती हूँ कि निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी ने विमेन महिला वॉर रूम खोलकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र में अनेकों प्रयास किए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। बहुत उत्साह के साथ लोग बाहर निकले हैं और परिणाम 4 जून को ये होगा कि 29 के 29 कमल के फूल की माला आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जाएगी। 29 कमल की मालाएं डॉक्टर राम पांडे जी, पीएम को भेंट करने की तैयारी बीजेपी ने अभी से कर ली है, लेकिन फिलहाल 4 जून तक इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर राम पांडे जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो पूरा चुनाव था 29 सीटों पर, क्या मुद्दों पर बात हुई इनमें? जी, हमने तो हमेशा मुद्दों पर बात की जी और अभी भी मुद्दों पर बात कर रहे हैं जी। 2014 के पहले भी 7 चरणों में चुनाव होता था, आज भी हो रहा है। तो कौन सा विकास हुआ? अब तो हम विश्वगुरु बन चुके हैं ना, क्यों नहीं एक चरण में चुनाव हुआ? आज जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों प्रदेश में एक साथ चुनाव हो सकता है तो पूरे देश का चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो सकता? देश का चुनाव एक साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। और जितने भी आपके दर्शक मुझे सुन रहे हैं जी, जहां भी वो वोट डालने गए हैं वो बिल्डिंग कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई है। जितने भी लोगों ने आज वोट डाला है, कोई शौचालय वोट डालने नहीं गया। जहां कांग्रेस ने बिल्डिंग बनाई है, जो विद्यालय बनाए, जो महाविद्यालय बनाए, जो अस्पताल बनाए, जो विश्वविद्यालय बनाए हैं, जो भी बिल्डिंग बनी हुई है आज देश के अंदर, ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस काम करती है जी। 1947 में जब संविधान बना था तो दुनिया के अधिकतम देशों में महिलाओं को वोट डालने का ही अधिकार नहीं था, जहां की अमेरिका जैसे देशों तक में नहीं था। तब भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे दलित पिछड़े सबको वोट डालने का अधिकार दिया। महिलाओं का शिक्षा का स्तर 2-5% था। आज हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से आगे शिक्षा के क्षेत्र में जा रही हैं।
अभी हमारी गारंटी में 30 लाख जो केंद्र सरकार में नौकरियां हैं, उसमें से 15 लाख नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी। आज देश में जितने भी महिलाएं पंच, सरपंच, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष विभिन्न पदों पर हैं, पार्षद जो राजनीति में विभिन्न पदों पर हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देश की जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी देगी, क्योंकि वो घर में काम करती है, पति बाहर काम कर रहा है तो वो भी काम कर रही हैं, उन्हें भी बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें भी बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी है, उन्हें भी बच्चों को पोषण आहार देना है। हमारी बहन है आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज देश में लाखों हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया। वही भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता प्रज्वल रेवन्ना से क्या है? क्यों प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना जो 500 महिलाओं का बलात्कारी है 3000 वीडियो बनाता है, आऊंगा नहीं जी, बिल्कुल महिलाओं के साथ बलात्कार भी चलता है, वीडियो भी बनाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं इसको वोट दोगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कुलदीप सेंगर से इनका क्या रिश्ता है कि वही बलात्कार भी करता है और घर के सदस्यों को मरवाता भी है? क्या रिश्ता है? अंकिता जो लड़की है उत्तराखंड, उनके जो बलात्कारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। देश में जहां भी सेक्स स्कैंडल होता है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें क्यों पकड़े जाते हैं? तो महिलाओं के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सर उठाकर बात कर रही हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी ने चलिए इसी पर मैं जवाब लूंगा जरूर नेहा जी से। उनको फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र सुनेरी जी का भी हम रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुनेरी जी, ये जो लोकसभा चुनाव था 29 सीटों पर लड़ा गया मध्य प्रदेश में, क्या ये जो चुनाव है इसे आप बिल्कुल जुदा मानते हैं बाकी चुनावों से? क्या इसकी कोई खासियत थी? कांग्रेस ने की। आज जो 5 सांसद बन रहे हैं किसके कारण बन रहे हैं? डॉक्टर भूपेंद्र सुनेरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी के बने, कांग्रेस के कारण बन रहे हैं। तो कांग्रेस ने धरातल में काम किया है, कांग्रेस ये नहीं कहती। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुनेरी जी, सवाल आपसे ये है कि ये जो चुनाव था वो बाकी चुनाव से क्या आपने अलग देखा? क्या इसकी कोई खासियत थी? भूपेंद्र जी आप सुन पाए मुझे? हाँ सुने। जी, ये जो चुनाव था 29 सीटों पर, जो ये पूरा लोकसभा चुनाव इस बार 4 चरणों में संपन्न हुआ मध्य प्रदेश में, क्या ये बिल्कुल जुदा था पिछले चुनावों की अपेक्षा, या फिर बिल्कुल सेम टू सेम पूरा पैटर्न आपको इसमें भी दिखाई दिया? क्या कोई अलग खासियत थी इसकी? देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप जी, और यहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। और लोकतंत्र के लिए एक बार में चुनाव कराना एक चरण में संभव नहीं है किसी भी जी। अब ये तो निश्चित रूप से है कि 7 चरण है, 6 चरण है, 5 चरण है, जितने कम चरण में चुनाव हो वो ज्यादा अच्छा है। ये बात तो है, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए अधिक समय मिलता है और सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा समय मिलता है और उसका थोड़ा सा उपयोग ज्यादा होता है। लेकिन तब भी चुनाव निष्पक्ष होते हैं हमारे देश में, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि चुनाव में एक नई तरीके से प्रयोग किया जाए। इस तरह से आज जो मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह 4 चरणों में चुनाव किया गया, पहले पिछले 5 वर्षों में इस तरह से नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि कैंपेनिंग अच्छी हुई जी। अब दोनों पार्टियों ने कैंपेनिंग की अपने हिसाब से, और जिस हिसाब से अब मोदी जी की गारंटी, बीजेपी तो पूरा मोदी जी के कारण फेस किया और 10 साल की उपलब्धियों के कारण चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस लंबे समय 10 वर्षों से सत्ता से विहीन है। तो उनके लिए ये एक चैलेंज है कि सत्ता से जुड़े अपने संगठन को भी बचाना, अपने लोगों को भी सर्व करना और साथ में सत्ता की दौड़ में, रेस में बने रहना। तो उन्होंने लिए इंडिया गठबंधन बनाया। अब वो जैसे तैसे जो भी बना, जिस स्वरूप में बना, वो चुनाव के टाइम है, ये 4था चरण है। लेकिन ये दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण और चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, ये एक अच्छी उपलब्धि है। लेकिन खासतौर से मध्य प्रदेश में इंदौर में देखा जाए, जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में आ गया था, तो वहां पे वोट और परसेंटेज कम हुआ है, और जगह जैसे धार, खरगोन, आदिवासी क्षेत्र में अच्छा वोट प्रतिशत हुआ है। तो ये समझ में आता है कि जनता
जिस हिसाब से देख रही है उस हिसाब से वोटिंग नहीं करती है। हो सकता है वो वोट बीजेपी का ज्यादा हो, कांग्रेस का कम हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से जनता में एक असंतोष भावना दिखती है, जो एक रिजल्ट दिख रहा है। क्योंकि मांडवा बेल्ट में, इंदौर के क्षेत्र में बीजेपी बहुत मजबूत है, क्योंकि पिछली बार भी कैंडिडेट 4 से 5 लाख जीता था, संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत है, वहां से बड़े नेता भी हैं। तो जिस हिसाब से, लेकिन ये चुनाव में इस से जैसे अपन नॉर्थ और तरफ देखें, पश्चिम बंगाल तरफ देखें, तो वोट प्रतिशत भी वहां भी बढ़ा, लगातार हर चरण में बढ़ा है जी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए मतदाता जितना पुलिस बूथ पे आए और जितना पहुंचे उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक की आहुति इस यज्ञ में जरूरी है, और उसी का सरकार मजबूत होगी और पक्ष भी आएगा तो वो भी मजबूत आएगा, जन आकांक्षाओं पे खरा उतरेगा। लेकिन अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस या बीजेपी, तो बीजेपी का तो ठीक कहना है कि उनका मोदी जी के विजय से ही कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो भी परिवर्तन किए वो मोदी के वन प्रोग्राम है उनका, वन नेशन वन कैंडिडेट के हिसाब से तो चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है वैसे से, और आज का अवसर उनके बनारस में उन्होंने नामांकन भी किया है, तो वो भी पटना साहब में कल। और जो कांग्रेस कह रही है कि अपने हिसाब से जो वो भी अपने पेश कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर से प्रदेश में देखें तो यहाँ 2 पार्टी के चुनाव है, यहाँ तीसरी पार्टी नहीं दिखती, तो भाजपा और कांग्रेस और भाजपा के जो रेट में है वो सत्ता में लगातार 30 वर्ष से राज्य में सरकार है, तो ये एक प्रभाव पड़ता है, जो कि अपने कुनबे को बचा रखना और कार्यकर्ताओं को सही चयन करना, तभी उस हिसाब से पार्टी अच्छा पिछले पंचवर्ष के हिसाब से इस बार अच्छा पेश करी है कांग्रेस, हम ये कहेंगे, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट है, जो उनके प्रवक्ता होते या राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अपने कथन उस पर कंट्रोल रखा, जिस कारण पॉइंट नहीं मिले। और ये तो है ही कि लगातार सत्ता से विमुख होने से ये परिणाम आते हैं, लेकिन साथ में रेस में है, और यहाँ पे मुझे लगता है पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा अच्छा करेगी। बिल्कुल, आपका कहना यह है कि इस बार एक टफ फाइट कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर बीजेपी को दी है, लेकिन नेहा जी, क्या इस बात से आप सहमति रखती है, वो भी जब कांग्रेस कहती है कि जो विकास की शुरुआत कांग्रेस ने नींव रखते हुए की थी, बीजेपी 10 साल में उसे उस गति से आगे नहीं बढ़ा पाई। महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध आपके शासनकाल में हुए। देखिए, बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात बोलने से पहले मैं राम पांडे जी से कहना चाहूंगी कि प्रयास करिएगा कि बीच में ना बोले आप, क्योंकि आपको दर्द होगा जब मैं आप बोलूंगी। खड़गे जी जब अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक सुई भी नहीं बलती थी कांग्रेस के आने से पहले, और वहां जितने नेता बैठे थे उनसे आग्रह किया, अरे भाई ताली तो बजा दो, कोई ताली बजाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट की जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बात कही उसमें फोटो बफेलो रिवर का लिया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट की जब बात कही तो उसमें फोटो थाईलैंड फेवरेट डेस्टिनेशन राहुल गांधी का जो है वहां से लिया। दूसरी बात है कि सैम पित्रोदा भी भारतीयों को बेरोजगारी, नौकरी, महिला सुरक्षा पे नहीं बल्कि अफ्रीकन चाइनीज बताकर बंटवारे करने में तुले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये पैटर्न रहा है, धर्म के आधार पर लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, पंथ पे लड़ाओ, अब ये रंगभेद पे लड़ा रहे हैं। तीसरी बात, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो। ये कांग्रेस जिस लाइन पर जा रही है इसमें मूल मुद्दे कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है विकास की, तो विकास जो किया है उसको रिपोर्ट कार्ड को सामने रखती है। जो ये सुई बनाने की बात कर रहे थे और अभी बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो है वो 1900 में आया था, आपके आजादी से पहले देश के। टाटा स्टील जो इस देश में कारोबार चालू हुआ वो 1900 में आया था, आजादी से पहले 1902 या 3 में। जो पहला आई हॉस्पिटल भारत में आया वो 1903 में आया, आपके नेहरू जी से पहले। और उसी के साथ साथ में अगर आप ये देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये नेहरू जी की देन नहीं थी, तो ये भारत सदैव से महान रहा है, चाहे आर्यभट्ट की जीरो की बात हो या तमाम सारी उपलब्धियां इस देश की हो। ये ऐसा नहीं है कि जो भी है वो कांग्रेस की ही देन है। तीसरी बात कि कांग्रेस पार्टी जब आईआईटी, आईआईएम्स की बात करती तो 55 साल में इन्होंने जितने आईआईटी, आईआईएम्स बनाए उससे 3 गुना ज्यादा आज इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। चाहे एम्स है, चाहे आईआईटीज है, चाहे यूनिवर्सिटीज है, चाहे हॉस्पिटल्स है,
और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सब दिखाई देता है। एयरपोर्ट्स की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। आज रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। रानी कमलापति तो राम पांडे जी भोपाल ही रहते हैं, आपने जाके देखा ही होगा कि एक मॉडल स्टेशन जो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तमाम सारे अमृत भारत के तहत बन रहे हैं। आज 12 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही है। रोडों की जाल मध्य प्रदेश में बिछा हुआ है और पूरे 29 में से मैं 25 लोकसभा सीट में होकर आई हूँ। जनता को आप यकीन मानिएगा ये तक नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन सा। इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करूंगी कि राम पांडे जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, अगर वो ही बता दे कि इनके 8 लोकसभा सीट जो आज जहां पे मतदान हो रहा है इसके प्रत्याशी कौन कौन है, तो मुझे सच में लगेगा कि ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा है और कांग्रेस पार्टी प्रचार में कहीं निकली थी। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राम पांडे जी, जवाब दीजिए। नाम बता दीजिए एक बार, प्रत्याशी कौन। देखिए, पहली बात तो मुझे इन्होंने जो भी कहा उसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा था आप सुन नहीं पाओगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। झूठ बोलते हैं, जनता को पता है कि सफेद झूठ बोलते हैं, तो ना तो मुझे बुरा लग रहा है और जनता भी सब समझ रही है। 8 ये अपने बीजेपी के प्रत्याशी बता दें, मैं तो बता दूंगा, और चाहे तो आप गिन लीजिए। उज्जैन से अनिल फिरोज, ठीक है, इंदौर से शंकर लाल, उज्जैन से महेश परमार जी, पूछिए आप, महेश परमार उज्जैन से, आगे पूछिए जी। चलिए विषयांतर नगर है, मुद्दों पर बात करें। उस लोकसभा का बताऊंगा आपको। आप पूछिए तो सही मुझसे। मंदसौर से नाम पूछ रही है वो आपसे, मंदसौर से कौन है आपका प्रत्याशी? दिलीप सिंह गुर्जर, दिलीप गुर्जर 3-4 बार के विधायक है वो। देखिए नहीं जी, सब पता है राम पांडे जी को, आपने यही कह दिया। पर्याप्त है, आपको मौका दे दिया। एक आध क्वेश्चन और पूछना है तो और पूछ लीजिए जी। जी नेहा जी, आपकी बात रखें। अब कौन सा प्रत्याशी चाहिए आपको? तो इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है जी। ये झूठ बोलने की मशीन है। अभी भी अंग्रेजों पे गुण गा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। उनको भी आपने झूठा साबित कर दिया। मतलब अंग्रेजों के तब भी चरण चुंबन किया और आज भी अंग्रेजों का चरण चुंबन कर रहे हैं जी। अपने देश को आप अपने देश को लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 1947 के बाद क्या क्या हुआ? अभी मोदी जी ने क्या कहा कि मैंने एम्स दरभंगा में बना दिया। दरभंगा में एक ईंट लगी हुई है। अब मोदी जी तो झूठ के दुनिया में प्रतीक बन चुके हैं। हमने ये, अरे आपको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि IIT क्या होता है। मोदी जी से IIT एम्स का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। अभी परसों ही उड़ीसा में कह रहे थे कि उड़ीसा के जिलों की राजधानी क्या है। अब बताइए, जिस इंसान को इतनी अकल नहीं है कि जिलों की राजधानी क्या है, वो उस इंसान से हम कल्पना कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर बोलने की बात कर सकते हैं उस इंसान से। तो ऐसे आदमी हमें डॉक्टर राम पांडे जी को विकास की बात हुई थी, उस पर बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा जो रोड डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो बीजेपी के शासनकाल में आई है। 35 रुपए में पेट्रोल दे दूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर और नीचे कर दूंगा। प्रधानमंत्री की गर्मा गिर जाती है यदि डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कम होती है। देश की गर्मा बढ़ जाती है यदि डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कम होती है। कितने आपने जुमले दिए। 100 स्मार्ट सिटी पाएगा। इतना विद्वान तो इस देश में कोई नहीं हुआ आज तक कि आलू से सोना निकाल ले। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप नहीं कर पाए। अब जनता को भ्रमित कर रहे हैं 2047 में करेंगे। अरे 2047 में मोदी को छोड़िए, हम लोग भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता। इतना झूठ बोला जाता है। तो जनता ने मन बना लिया है कि झूठी पार्टी ने तो नेहा जी, जनता ने मन बना लिया है, झूठ अब ज्यादा नहीं चलेगा। लोगों को परेशान कर लिया। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे जी जवाब ले लेते हैं। जी नेहा जी, आपकी बात रखें। वोट प्रतिशत कम हो या ज्यादा हो। देखिए, मैंने आपसे कहा था जी कि जो कांग्रेस जी के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रही है, उन्हें 8 प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता है। ये कहते हैं कि ये जीत कर आएंगे। 2 नाम बता के दाएं बाएं मोदी जी को गरियाना गाली देना शुरू कर दिया। कह रहे हैं आप लोकसभा का नाम बताइए, वो नाम बताएंगे आपको। जनता पार्टी की जो गारंटियां हैं उस पे जनता मोहर लगा रही है और 29 कमल के फूल की माला जनता मोदी जी को भेंट स्वरूप देने वाली है।
फिर से 400 पार करके हम केंद्र में सरकार बनाएंगे और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे देश की सुरक्षा है, उसको गति पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार करेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से महिलाओं को ठगा, 51,000 रुपए कहा था कि विवाह निकाह पर देंगे, बच्चे हो गए, 51,000 रुपए नहीं दे पाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना कहा 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवक युवती नहीं है जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। अभी 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार की न्याय योजना 14 में लाए थे, बता दीजिए कहा कौन से प्रदेश में लागू करके पूर्ण कर दिया। किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का जुमला देकर पीले नीले हरे फॉर्म में उलझा कर रख दिया था। तो एक नहीं अनेकों अवसरों पर कांग्रेस पार्टी ने ठगी की है और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने है। मैं आग्रह करूंगी कि अगली बार से जब भी ये लोग मध्य प्रदेश के बारे में और जीत के बारे में दावा करें तो कम से कम प्रत्याशियों के नाम याद करके आए। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, इस बार जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे विषय थे, लेकिन हमने वही देखा जब दूसरी तरफ से बात आती थी तो क्यों ये मुद्दे डाइवर्ट हो जाते थे और कहां से कहां ये मुद्दे चले गए। मंगलसूत्र पर बात आ गई, मुस्लिमों पर बात आ गई, मांस मटन की बात आ गई। तो क्या ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे पेश कर दिए गए, लेकिन क्या जनता ने जुड़ाव महसूस किया इन मुद्दों से? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, चुनाव जब शुरू होता है तो वो विकास की स्थिति कांग्रेस हो, चुनाव जनता के टेस्टेबिलिटी पे लड़ा जाता है। विश्वसनीयता नेता अपनी सत्यता, प्रामाणिकता सिद्ध करता है जनता के सामने जी। और ये मोदी जी में खासियत है कि वो हर इशू को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं जी। और राष्ट्रवाद का जो प्रबल उन्होंने जो उद्घोष और जय घोष किया है जनता के बीच में, वो एक नया आयाम और चुनाव को एक नई गति प्रदान की है जी। क्योंकि देश में एक जो संगठित रूप से जो राष्ट्रीयता का जो भाव पैदा किया है, वो आप चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो आप देख लें कि किसानों के बीच में हो, चाहे मजदूर के बीच में हो, चाहे महिलाओं के बीच में हो, चाहे वो जवानों के बीच में हो, वो उन्होंने एक कलेक्टिव चीज, हर चीज को बनाया है और उनके बीच में अपनी स्पेस भी बनाई है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। आज ये पूरी पार्टी एक व्यक्ति के साथ क्यों चल रही है? क्योंकि इसका कारण है वो 1 मिनट में पूरी योजना कर लेते हैं, अच्छे वक्ता हैं, और दूसरी बात, बातों को किस तरह से जनता के बीच में डिलीवर करते हैं, ये भी है। और दूसरी बात, आप अगर विधानसभा का चुनाव 23 में देखें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र लगभग 2 माह पूर्व ला दिया था और उन्होंने 11 लगभग चुनाव के 1 आध हफ्ते पहले लाया था। लेकिन जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया था वो जनता के लिए इतना था, ओपीएस था, पुरानी पेंशन स्कीम थी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की थी, महिलाओं को 1,500 रुपए देने की थी जी। ज्यादा देने के लिए कांग्रेस कर रही थी, लेकिन आई बीजेपी। आज भी लोकसभा के चुनाव में आप देख लें, 32 लाख नौकरियां, ओपीएस स्कीम, 1 लाख रुपए स्टार्टअप महिलाओं के लिए देने की अगर बात कहें तो कांग्रेस ने ज्यादा देने की बात कही है। अब वो कहां से लाएगी वो एक अलग विषय है बाद में, लेकिन जनता के बीच में, लेकिन इस तरह से बीजेपी ने कोई भी अपना बात नहीं रखी उस तरह से। लेकिन आज देखिए मोदी जी की सभाओं में भीड़ देखिए, उनकी जनसभाओं में लोगों का आकर्षण देखिए। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि जब चुनाव में मंगलसूत्र और शहजादे और शहंशाह इस तरह से, देखिए ये तो चुनाव की प्रक्रिया, जिस तरह से तापमान देश का बढ़ता है, गर्मियों के चुनाव होते हैं, उसी तरह से राजनीति का तापमान भी बढ़ता है और इसी को डाइवर्ट किया जाता है। और राजनीति पर हिंदी बेल्ट में अलग राजनीति इशू है, जातिगत समीकरण है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, हर तरह से अलग अलग। और मोदी जी तो माहिर हैं, नहीं है उनको एक ही सेकंड में कई चीजें योजना सिखा देते हैं। कभी भी उनको भारतीय राजनीति के संस्कृति और उसका मर्म और राजनीति का मर्म नहीं पता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमने ये कहा कि वो राष्ट्रवाद को, हर समस्या को एक राष्ट्रवाद पे जोड़ते हैं, जो एक बहुत बड़ा बात, और पूरा संगठन एक साथ खड़ा रहता है। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताऊं, ये उपलब्धि को जीत पाना और इसकी स्ट्रेटेजी, क्या उनके वो प्रवक्ता हो, चाहे उनके नीचे का कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो,
लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कांग्रेस ने इस चुनाव को काफी अच्छा लड़ा है, भले 225-35 पे लड़ा है और इंडिया गठबंधन लड़ रही है, लेकिन काफी कुछ फेस किया। अब कुछ चल दिया तो जैसे सैम प्रभुदा का ठीक है, पहले जवाब ले लेते। डॉक्टर राम पांडे जी, पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी हर विषय को राष्ट्रवाद से जोड़ना, लेकिन क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इस लोकसभा चुनाव में कारगर साबित होगी? और आप जो मुद्दे पहुंचाना चाहते थे जनता तक, क्या उसमें सफल हो पाई कांग्रेस? वो जनता देख रही है, वो उन्होंने तो भैंस चोरी को भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया कि भाई कांग्रेस सरकार आएगी तो देश में 12 करोड़ भैंसे हैं, 6 करोड़ चोरी हो जाएगी, भैंसों को कांग्रेस लूट लेगी। अब ये तो इनका राष्ट्रवाद है। कहते हैं कि वो प्लेन ऊपर से उड़ेगा और बादल होंगे तो रडार उसको नहीं पकड़ पाता है, मैंने ऐसा किया। अब बताइए, ऐसे तो ये वैज्ञानिक बनती है, ये इनका राष्ट्रवाद है। अब कहते हैं रोजगार, वो नाली की जो गैस होती है उससे आप चाय बनाओ, उससे पकौड़े बनाओ, उससे रोजगार मिलेगा, तो ये इनका राष्ट्रवाद है। तो आजकल राष्ट्रवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने पलट दी है। जो देशद्रोही हैं उनको देशप्रेमी साबित कर दिया है और जो देश प्रेमी है उनको देशद्रोही साबित कर दिया है। सिंपल सी बात है, 10 साल में जिनको देशद्रोही बोला गया है वो तो देश प्रेमी है और जिनको देश प्रेमी बोला गया है वो देशद्रोही है। ये केवल मुंह चलाते हैं। अब आप बताइए, सेना की नौकरी हम 20, 30, 40 साल के लिए देते थे, इन्होंने 4 साल की कर दी, तो ये राष्ट्रवादी है या राष्ट्रद्रोही है? ये सबसे बड़ा प्रमाण है अग्निवीर योजना कि ये राष्ट्रद्रोही है। दूसरा प्रमाण है, पठानकोट जब हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमारे लोग मार दिए थे, सेना के लोग मार दिए थे, तब आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का जांच करने के लिए आता है ISI और उसको मोदी सरकार परमिशन देती है। तो ये राष्ट्रद्रोही है या राष्ट्रवादी है? पाकिस्तान बिना बुलाए जाते हैं तो ये राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रवादी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान बुलाते हैं तो ये राष्ट्रद्रोही है या राष्ट्रवादी है? इनके एक नहीं अनेक कारण है। 70 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना रखा है, तो ये राष्ट्रवाद है या राष्ट्रद्रोही है? 400 के सिलेंडर को 1200 का कर दिया है, तो ये राष्ट्रवाद है या राष्ट्रद्रोही है? हमारे किसान पर डे आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद है या राष्ट्रद्रोही है? दिल्ली में 700 किसान प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर शहीद हो जाते हैं, तो ये राष्ट्रवाद है या राष्ट्रद्रोही है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का खाना मुश्किल हो गया है, तो ये राष्ट्रवाद है या राष्ट्रद्रोही है? काम सारे राष्ट्रद्रोह के कर रहे हैं और गाना राष्ट्रवाद का गा रहे हैं। फर्जी राष्ट्रवादी है, इनसे सावधान रहे। जवाब दीजिए नेहा जी। देखिए, वहां पर आ जाता है छूट गया था, वो प्रज्वल रवन्ना को बहुत याद कर रहे थे, जिनका ये महिलाओं को अक्यूज करने के कई सारे वीडियो सामने आए, वहां से शुरू करना चाहती हूँ। ये प्रज्वल रवन्ना जो दरिंदा है, उस दरिंदे को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 2009 में जो उसका पहला वीडियो आया है, तब कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। आज वर्तमान में जब इसके वीडियोस को रिलीज किया, वहां के चुनाव प्रचार, चुनाव वोटिंग होने के बाद, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रही थी कि वो दरिंदा किसी तरीके से बचा रहे ताकि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति डिस्टर्ब ना हो। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि अगर स्टेट में उनकी सरकार है तो केंद्र पे आरोप लगाएंगे, अगर स्टेट में भाजपा की सरकार है तो स्टेट की सरकार को आरोप लगाएंगे। यहाँ पे ये दरिंदा हजारों महिलाओं के साथ रेप करता है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन भी संभालती है, उसकी सीडी भी संभालती है, उसे मेहमान भी बनाकर रखती है और भगाती भी है, तो केंद्र की सरकार को सूचना नहीं करती। तो ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जिनके लिए सुकन्या कांड दबाने वाला रहा हो, और जनता गूगल करके देखे कि सुकन्या में किसके ऊपर क्या आरोप लगे थे। जनता ये देखे कि टंचमाल से लेकर अपनी ही पार्टी की महिला को आइटम कहकर संबोधित करने वाले और तंदूर में भूंज देने वाली ये कांग्रेस पार्टी आज प्रज्वल को छुपा के बचा के अपने राजनीतिक हित के लिए रख रही थी
और बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता है, अब कांग्रेस का असली चेहरा पता चलेगा। राष्ट्रवाद की कांग्रेस बात कर रही थी। देखिए, राष्ट्रवाद तो वो है कि बाटला का एनकाउंटर हो, आतंकवादी मारे जाए और सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहे, आंसू टप 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 बहते रहे और सोनिया गांधी के रुके ही ना, वो दर्द खत्म ना हो। राष्ट्रवाद तो वो है कि दिग्विजय सिंह कहें कि जो हाफिज साहब हैं, जो सबसे मोस्ट वांटेड कुख्यात आतंकवादी है। असल राष्ट्रवाद तो कांग्रेस का वो है कि सलमान खुर्शीद एक वर्ग को, एक धर्म को, एक पंथ को टारगेट करके आईएसआईएस बोको हरम से हिंदुओं की तुलना कर दे। राष्ट्रवाद तो वो है जब मणिशंकर अय्यर कहें कि भाई भारत को बच के रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास बॉम्ब्स हैं। राष्ट्रवाद तो असली वो है जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की बात करे। राष्ट्रवाद तो असली वो है जब शांति का दूत, शांति का मसीहा दिग्विजय सिंह को कौन लगता है, आप हम सब जानते हैं। तो आज जब ये आंसू नहीं बहा पा रहे आतंकवादियों के साथ में, और राष्ट्रवाद असली तो वो है जब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की यात्रा निकले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राष्ट्रवाद तो असली वो है कि राहुल गांधी जब शुरू करें यात्रा तो एक पादरी से मिले जो भारत माता को गाली देने का काम करे। राष्ट्रवाद तो कांग्रेस का वो है जब कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा निकले और उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिले। तो राष्ट्रवाद की तो बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की, उनके जन्म से लेकर आज दिनांक तक, और जिनका जन्म भी एक्सीडेंटल है, जिसको बापू महात्मा गांधी ने कहा था इसको भंग कर देना चाहिए, उनकी पीठ में झोरा गुप्त के बनाया। उनसे राष्ट्रवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को सीखने की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए, गरीब कल्याण के कार्यों के लिए आज मोदी जी की सरकार जानी जाती है। शर्म आनी चाहिए राम पांडे जी की 55 साल केंद्र में रहने के बाद एक प्रधानमंत्री आया जिसे शौचालय से शुरुआत करनी पड़ी। आप अभी उपहास उड़ा रहे थे क्योंकि आपके गांधी नेहरू परिवार के लोगों को शौचालय घर में उपलब्ध था, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था, उनकी महिलाओं के साथ बाहर छेड़खानी नहीं होती थी, इसलिए आपने कहा कि वोट डालने के लिए शौचालय में कोई नहीं गया। आज आपको शर्म आनी चाहिए कि 75 साल के बाद देश की आजादी के जनता को नल के माध्यम से अब जल उपलब्ध कराने वाला एक प्रधानमंत्री आया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि अब 75 साल के बाद एक प्रधानमंत्री आया जो सर पे छत देने की बात कर रहा है प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। आपको शर्म आनी चाहिए कि उन गरीबों को अब मेडिकल कवरेज मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन किसानों की आप दुहाई दे रहे थे उनका 2013-14 में बजट जो था वो 23,000 करोड़ था, जो अब 2,23,000 करोड़ हो गया, 218 टाइम्स ज्यादा। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता भोपाल से प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास कुछ अपडेट है निर्वाचन के आंकड़ों को लेकर। प्रिंस, 6 बजे तक पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग करने वाला है जी, लेकिन मैं आपको थोड़े से 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं मतदान के वो बताना चाहूंगा कि 8 सीटें हैं, उस पर 68% लगभग मतदान हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक ठीक माना जा रहा है। और उसके बाद अगर 8 सीटों पर अगर मैं बात करूं अलग अलग, तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो देवास लोकसभा सीट पर हुआ है, 70.67% मतदान वहां पर हुआ है। उसके अलावा 68 से लेकर 70% के लगभग मतदान सभी सीटों पर हुआ, लेकिन एक सीट इंदौर है लोकसभा सीट जिस पर थोड़ा मतदान कम हुआ है। मतदान की जो गति थी वो काफी धीमी रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 70% से अधिक मतदान सभी लोकसभा सीटों पर, जो 8 लोकसभा सीट हैं चौथे चरण की, उन पर हमें देखने को मिलेगा। और 60% मतदान 5 बजे तक अभी तक हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक का जो मतदान है वो 70% से ऊपर जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि बेहतर मतदान प्रतिशत होगा। चौथे चरण का, अंतिम चरण का मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव जो है, मतदान का जो दिन है वो खत्म होने वाले हैं, खत्म हो गया है, मतलब 6 बजे अभी। तो अच्छे आंकड़े जो हैं मतदान के आज हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबह शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे मतदान का ये आंकड़ा प्रतिशत का बढ़ता गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी दिखाई। उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम नेताओं ने जहां जहां के से वो रहने वाले जहां मतदान करते हैं 8 लोकसभा सीटों में मतदान किया। और खुद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में मतदान किया अपने परिवार के साथ। तो कह सकते हैं कि एक चौथे और अंतिम चरण मध्य प्रदेश के
मतदान का आंकड़ा है वो बहुत बेहतर है और स्वाभाविक है कि एक अच्छी सरकार बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर मतदान होना बहुत जरूरी है। तो पहले और दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरे और चौथे चरण में मतदान के आंकड़े और प्रतिशत बेहतर देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है और सभी ने इसके कहीं ना कहीं एक खुशी जताई है कि मतदान का आंकड़ा जो यहाँ तक पहुंचा है वो सभी की मेहनत और सामूहिक मेहनत का नतीजा है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी कोशिश की कि लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले, मतदान करें। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी समय समय पर लोगों को जागरूक किया और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कह सकते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल और निर्वाचन मिलाकर ये मेहनत रंग लाई और मतदान का आंकड़ा अब आगे बढ़ता दिखाई दिया है चौथे चरण में। जी, और 7 बजे अभी मैं अपडेट दे दूं कि 7 बजे निर्वाचन आयोग नए आंकड़ों के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। बिल्कुल, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी एक बार फिर से रिवाइज्ड आंकड़ों के साथ आपके साथ आएंगे हम। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेस गुप्ता 5 बजे तक के आंकड़े पेश कर चुके हैं। 68% मतदान 8 सीटों पर हुआ है। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे गेस्ट की। डॉक्टर भूपेंद्र सुनेरी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? भूपेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी भूपेंद्र जी, ये जो मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। 8 सीटों पर 68% मतदान हुआ है। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। इसके बाद 1 घंटा और था जिसके रिवाइज्ड आंकड़े अभी तक आएंगे। किस तरह से इस पूरे ट्रेंड को देखते हैं आप? क्या सकारात्मक संदेश है पूरे ट्रेंड का? देखिए, ये 2 चरणों का जो मतदान डाउन हुआ था उसके बाद पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर और एनजीओ, चुनाव आयोग और विभिन्न मीडिया के कंपोनेंट और जो जागरूक लोग थे उन्होंने प्रयास किए और प्रयास का परिणाम ये निकला कि आज जो परिणाम आए वो 70% से ऊपर निकलेंगे। हाँ, कुछ जगह हल्का मालवा में, इंदौर में जरूर कम आया है, इंदौर में सबसे कम वगैरह, और साउथ में तो वैसे ही मतदान अच्छा था। तो ये सारे सामूहिक प्रयास हैं और दोनों पार्टियों का है और जो वहाँ के और पार्टी के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ हैं और मीडिया के लोग हैं और चुनाव आयोग है, उनकी मुख्य भूमिका रही। उन्होंने अवेयरनेस किया जनता के बीच में और जिसके कारण ये परिणाम है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हर के लिए। जी, महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं, जीतना हारना तो एक अलग विषय है, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया में, इस आहुति में सारे लोगों का एक से एक मतदाता कभी जोड़ना नहीं चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए इन पार्टियों को, क्योंकि चाहे उनका वोटर हो या वो नहीं हो, क्योंकि उसमें स्वस्थ, अगर लोकतंत्र चाहते हैं और स्वस्थ सत्ता और विपक्ष भी चाहते हैं तो हर मतदाता को खुद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभी आपके प्रवक्ता ने जिस तरह से बताया तो अच्छा है, उसने भी यही कवरेज किया और मैं भी आपको यही बोला था कि ये, और मुझे ये लग रहा है कि ये 5वें, 6वें और 7वें चरण में मतदान और भी 70 से ऊपर पहुंचेगा और ये पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। बिल्कुल, नवाचार भी बहुत इस बार चुनाव आयोग ने चौथे चरण को लेकर किया और कहीं ना कहीं इसी का जो रिजल्ट है देखने को मिला। डॉक्टर राम पांडे जी, लगभग हम कह सकते हैं 5 सीटें जहां पर मंदसौर, देवास, उज्जैन, रतलाम और खरगोन 70% से ज्यादा मतदान हुआ। 2 सीटों को छोड़ दे धार और इंदौर, यहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह तो हम डिस्कस इतनी देर से वही कर रहे हैं जी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला और काम कुछ नहीं हुआ। तो वोट प्रतिशत कम हो या ज्यादा हो तो भाजपा के विरोध में है। दूसरा, राष्ट्रवाद की बहुत बात चल रही थी। मैंने कहा था ये फर्जी राष्ट्रवादी है। जब आजादी का आंदोलन हुआ था पूरा देश साथ में था, पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी जेल में गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल गए, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक जर्मनी में जाकर फौज बनाई, सबने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। देश जब आजाद हुआ, दलितों को आरक्षण दिया, अंबेडकर जी के पुतले इन्होंने जलाए, संविधान का इन्होंने विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत का इन्होंने विरोध किया। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए तब इन्होंने विरोध किया, तब ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ समर्थक थे। हम लोग काम करते हैं, ये लोग मुंह चलाते हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो पूरे देश में इन्होंने तांडव कर दिया, ट्रेनों में आग लगाना, बसों में आग लगाना पाकिस्तान के समर्थन में शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया, ये राष्ट्रवाद था। राजीव गांधी ने आधुनिकीकरण किया, कंप्यूटराइजेशन किया, ये राष्ट्रवाद था।
पंजाब अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, लेकिन पंजाब को देश से अलग नहीं होने दिया, ये राष्ट्रवाद था। राजीव गांधी ने अपनी जान दे दी देश के लिए, ये राष्ट्रवाद था। हमारी सरकार को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, ये हमारा प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी काम करती है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया है, ये प्रमाणित करता है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। मनमोहन सरकार के समय हमारा देश आगे बढ़ा, साइकिल वाला मोटरसाइकिल पर आया, मोटरसाइकिल वाला कार पर आया, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, पूरे देश में रोड बने, सारा डेवलपमेंट हुआ। एक काम ऐसा नहीं है ये अपने ज्ञान से बता सके हमने किया। यदि ये कहें कि हमने IIT बनाया तो वो तो हमारी कॉपी की, यदि आप कहें एम्स बनाया वो हमारी कॉपी की। हमने देश के रेलवे स्टेशन जितने भी बनाए, आपने क्या किया, वहां पेंट वेंट कर दिया, उसका नाम बदल दिया, आप कहने लगे रेलवे स्टेशन हमने बनाए। देश में एक रेलवे स्टेशन आपने नहीं बनाया है, हर काम कांग्रेस का कॉपी किया है। आपने क्या किया, अपने दिमाग से किया। सबसे पहले ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, जवाब ले लेते हैं इनसे। नेहा जी, सबसे पहले मतदान ट्रेंड पर आपकी प्रतिक्रिया और कांग्रेस के आरोपों पर आपका जवाब कि मतदान प्रतिशत कम हो या ज्यादा है तो बीजेपी के विरोध में। नहीं, देखिए क्या है ना कि ऐसा कैसे चलेगा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू बड़ा तो भी कांग्रेस के पक्ष में और कम हुआ तो भी कांग्रेस के पक्ष में। अद्भुत तर्क है ये तो। दूसरी बात, मैंने अभी कहा ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कब आया था, 1903 में। कहाँ थे जवाहरलाल नेहरू जी भाई? देश आजाद नहीं होता, हमारे देश में एक से एक विद्वान आपके नेहरू इंदिरा जी से पहले यहाँ पर थे। दूसरी बात, अभी जो राम पांडे जी बड़ी बड़ी गाथाएं गा रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के बारे में, तो भाई राम पांडे जी, अंग्रेजों से प्रेम तो आपका आज भी खत्म नहीं हुआ। आपका जो पार्टी का संस्थापक था वो खुद अंग्रेज था। करिए पूरा के पूरे दर्शकों से मैं यहाँ पर हुमायूं कौन था? क्या आपका संस्थापक सदस्य नहीं है जिसके साथ आपने झंडा फहराया था अंग्रेजों का? पहला झंडा कौन सा था कांग्रेस पार्टी का? वो भी अंग्रेज की देन थी। आप यहाँ पर बैठ के कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? नेहरू जी बैठकर जेल में जिस प्रकार से किताबें लिख रहे थे, यहाँ पर भगत शहीद सिंह शहादत दे रहे थे, सुखदेव शहादत दे रहे थे, सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। आपने तो संविधान रचयिता अंबेडकर जी का भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये विश्व पूरा देख रहा है कि भारत में कांग्रेस की देन क्या है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पे आ गए अंग्रेजों के बाद, तो अंग्रेजों वाली तो आपकी जो रीति नीति है, बांटो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए। अब पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का मैंने बताया, आपने कितने टुकड़े किए पाकिस्तान के, ये बताइए। चलती थी देश के अंदर, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए, आपने कितने टुकड़े किए ये बताइए। ये कौन है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए, आपने कितने किए ये बताइए। हमने पाकिस्तान की ताकत को आधा कर दिया। आपने क्या किया? पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने का काम किया आपने। पाकिस्तान प्रेम, एक बार गए थे हाथ जोड़ते हुए मुझे मोदी से बचा लो, अभी फिर गए, अभी फिर से उनका बयान आया कि पाकिस्तान से डरो। वो राहुल गांधी का बयान होता है, वो ही पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर तो पाकिस्तान के राहुल गांधी है, हम सब जानते हैं। लगातार राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान कहता है। अब पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं, जो पाकिस्तान हमारे सामने आज कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। हमें तो शर्म आती है कि आप लोग पाकिस्तान से भारत की तुलना करते हैं। करवा दिया आपने, देखा ना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, ये है भारत। 4 चरणों में 29 सीटों पर मतदान मध्य प्रदेश में संपन्न जरूर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल 4 तारीख को एक बार फिर से पैनल जुड़ेगा, फिर तमाम दावों पर हम चर्चा करेंगे और तब यह मालूम होगा कि जनता का रुझान किस ओर जाता है, किसके दावों पर उसका एतबार रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं और फिलहाल रुक कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 4 तारीख को शत्रुघ्न जी नतीजे स्पष्ट करेंगे कि किसके पक्ष में मतदान हुआ है और किसके खिलाफ जो वोट है वो गए हैं। लगातार कोशिश बहुत की शत्रुघ्न जी, यहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के वोटर्स को साधने की, लेकिन क्या लगता है कि कौन कामयाब हो पाया? और इस बार का जो चुनाव था 4थे चरण का, इसमें सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे थे जिन्होंने जनता पर प्रभाव डाला?
देखिए अमित जी, 13 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, ये 13 वो सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी इन 13 सीटों पे सभी पे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसमें एक सीट कन्नौज जो है वो सबसे हॉट सीट हो गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ से लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे पर्चा भर दिया था और वहां पे प्रत्याशी हो गए थे। उससे पहले उन्होंने अपने कजिन ब्रदर को वहां से प्रत्याशी बनाया था, तेज प्रताप यादव ने, लेकिन उनको हटा के फिर वो खुद ही आ गए और उन्होंने उसको फाइट को बहुत मजबूत कर दिया। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनसे उनकी 1 to 1 फाइट हुई। उन्होंने इससे पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 2019 में हराया था। तो इसलिए ये प्रेस्टीज इशू बना हुआ है। इस सीट पे दोनों लोग ने पूरी ताकत लगाई, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। कुछ जगह समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। तो सुब्रत पाठक ने भी एक पीठाधीश अधिकारी जो यादव बिरादरी से आती हैं उन पे आरोप लगाया था। बीच पोलिंग में ही उनको वहां से हटाया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, दोनों लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने गड़बड़ी की है। भाजपा भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने प्रशासन बिल्कुल सुस्त हो गया, और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था। तो कन्नौज का तो ये है प्रेस्टीज इशू है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ वोटर साइलेंट है। जो साइलेंट वोटर है वो किधर जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि कन्नौज का राजा कौन होगा, कन्नौज में कौन विनर होगा। एक दूसरी सीट और बहुत समाजवादी पार्टी की इंपोर्टेंट सीट है इटावा। वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और वहां से रामशंकर कठेरिया जी जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे। तो सबसे उनकी भी फाइट जितेंद्र दोहरे से है। इटावा का नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ता है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उनके नाम से ही इटावा को जाना जाता था। तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि ये सीट किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर जो है वो लोग किसी तरह दोबारा हासिल कर लें। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है यहाँ पे भी 1 to 1 फाइट। और एक सीट कानपुर पड़ती है। कानपुर जो भाजपा का गढ़ है, वहां से भाजपा बहुत मजबूत है। वहां से रमेश अवस्थी जी चुनाव लड़ रहे हैं जो एक पत्रकार हैं, उनकी फाइट भी बहुत जबरदस्त हुई है। और हाँ, वहां पे भी समाजवादी पार्टी जो कभी वहां से कांग्रेस के शिविका जायसवाल सांसद हुआ करते थे जो गृह राज्य मंत्री थे, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो जिस वजह से हो सकता है कि वहां से अच्छी फाइट देखने को मिल जाए कि कांग्रेस का वोट और सीटों पे तो नहीं है, गठबंधन का फायदा कानपुर में जरूर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। जी, मिश्रिक, सीतापुर, हरदोई, ये सारी सीटें वो हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद हैं। यहाँ भी सभी जगह 1 to 1 फाइट देखने को मिली है, नेट टू नेट फाइट है। और जो साइलेंट वोटर है वो जिधर जाएगा वही डिसाइड करेगा कि वहां पे सांसद कौन बनेगा। एक सीट और है फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने वहां पे साख कैंडिडेट दिया है, नवल किशोर साख। समाजवादी पार्टी ने इस बार एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है, जहां पे पहले वो यादव को टिकट देती थी। इस बार उन्होंने क्या किया है, यादवों कास्ट में केवल अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया है, उसके अलावा किसी यादव को टिकट नहीं दिया हुआ है। उनका ये है कि यादव तो वोट हमारा है ही, और अगर साख का वोट हमें मिल जाता है तो एक मजबूत फाइट बन जाएगी। तो फर्रुखाबाद में भी इस वजह से कि साख कैंडिडेट होने की वजह से एक मजबूत फाइट फर्रुखाबाद में बनी हुई है। तो मुकेश राजपूत जो है वो इसमें सांसद हैं, 2 बार से जीते हुए हैं। वो लोधे राजपूत समाज से आते हैं।
जी बिल्कुल शत्रुघ्न जी, तो कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है इस बार वो एक कड़ी चुनौती तमाम जो दल है उनके लिए भी है, क्योंकि उसके मन में क्या है ये किसी ने भी नहीं जान पाया। और जिस तरह से आप विश्लेषण में बता भी रहे कि इस बार जो गठबंधन है उसकी खासी महती भूमिका है, तो फिलहाल देखना होगा कि गठबंधन क्या कमाल यूपी में कर पाता। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ लोकसभा चुनाव पर चर्चा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे जो रिवाइज्ड आंकड़े आएंगे लगातार हम आपके सामने पेश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।